हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीए फाइनल एएफएम का थ्योरी फॉर मई 2025 स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम मई 2025 में है। आपका एग्जाम और 5-7 दिन दूर है। आप ये वीडियो अभी भी देख सकते हो और फॉर एग्जाम से आने के बाद भी देख सकते हो टू कवर द थ्योरी पोर्शन। जैसा मन आप वैसे देख सकते हो। मैं हूँ अब आपका दोस्त अमन अग्रवाल। चलो लेट्स स्टार्ट दिस सीएएफएम फाइनल का मई 2025 के लिए थ्योरी। ओके, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर लिया इसमें। ठीक है, जो जो अपने पास ऑलमोस्ट हर चैप्टर, जैसे फाइनेंशियल पहला पॉलिसी वाला, स्टार्टअप फाइनेंस वाला, बजटिंग वाला, ये सब में जो जो थ्योरीज है मेनली हर जो प्रैक्टिकल चैप्टर है उसके सारे थ्योरीज आई हैव कवर्ड नो, वो आप चैप्टर वाइज कर लिए होंगे, बट जो मेन थ्योरी है मैंने वो कवर किया। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे विद एन एग्जाम्पल। अपने एग्जाम्पल के साथ हम एक स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास करेंगे हम लोग, मतलब जो थ्योरी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज योर अमन अग्रवाल क्लासेस। ठीक है, जिसको हम एएसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी के बारे में हम डिस्कस करें। ये स्टार्टअप कंपनी, इसको कभी हम स्टार्टअप मानेंगे, कभी हम एक बड़ा सा कंपनी मानेंगे, हर उस हिसाब से करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल अपना बेस रहेगा एएसी। ठीक है, एएसी के बारे में सोचेंगे। अगर एएसी का हमको कैपिटल बजटिंग करना, उसका प्रोजेक्ट समझना है, क्या करना है नहीं करना, सब एएसी के बारे में एग्जाम्पल रिलेटेड समझेंगे। तो अपना बेस रहेगा एएसी। मैं क्यों ये एएसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ? इट विल बी वेरी कनेक्टिव आपके साथ, कि आपके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊंगा और इजी रहेगा। रिलायंस, अडानी, ये सब एग्जाम्पल्स इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, लेट्स गो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम का फोकस रहेगा। पहला आ जाता है स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस, सपोज एसी। ठीक है, अमन अग्रवाल क्लासेस को पैसा चाहिए, फंड चाहिए। मैं एक स्टार्टअप हूँ, आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड टू रन माय बिजनेस, मेरे को कुछ करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा। करेक्ट, जैसे कि मेरे को एक, मेरा कैमरा के लिए मेरे को पैसा चाहिए, कैमरा खरीदने के लिए, लैपटॉप के लिए, आईपैड के लिए। मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को उसके लिए स्टूडियो चाहिए, मेरे को एक वीडियोग्राफर चाहिए, एडिटर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई फ्री में मेरे लिए करेगा नहीं। करेक्ट, आप कोई भी काम कोई के लिए फ्री में नहीं करोगे, आप पैसा देके काम करो। जब भी आपको पैसा चाहिए कोई चीज के लिए, तभी आप क्या करोगे? कहीं से फाइनेंस करने जाओगे। क्या आप खुद का पैसा लगाओगे या बाहर से लाओगे? दैट इज ऑल अबाउट स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप जो भी होते हैं, वो लोग को जो पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से पैसा ला सकते हैं, वो हमें देखना है इस चैप्टर में। क्या कहाँ से ला सकते हैं? पहला, सोर्सेस कहाँ से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, पहले हम वो समझते हैं। पहला, खुद का पैसा। मैंने खुद का पैसा मान लो लगाया है। ठीक है, सपोज मैंने खुद का कुछ पैसा लगाया, सपोज मैंने खुद का 1 लाख रुपया लगाया। करेक्ट, सो आई हैव माई सेल्फ हैव गिवन, इन्वेस्टेड पर्सनल 1 लाख रुपीज इन एसी, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। करेक्ट, फिर पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट। पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये हम लोन लेते हैं। जब सपोज मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, या मैंने गोल्ड मॉर्गेज करके लोन लिया, होम लोन लिया, पैसा मैंने हाउस मॉर्गेज करके लोन लिया, वो करके मैंने अपना बिजनेस चलाया। ये एकदम स्टार्टिंग फेज में होता है, जब जब स्टार्टअप जस्ट चालू होते। जब मैंने मान लो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब मैंने एसी को चालू किया था, तब हो सकता है मेरे लिए जरूरत था, मैंने खुद का पैसा लगाया, मैंने पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट कोई से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, अपने बलबूते पे, अपने औकात पे लिया, बैंक से लिया, बाहर वाले से लिया। ठीक है, थर्ड हो गया फैमिली फ्रेंड्स। ये कौन होते हैं? मान लो मैंने अपने मॉम डैड से लिया, अपने दोस्तों से लिया, अपने भाई बहन से लिया, कि भाई मैं ये कैसा बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मेरे को इसके लिए कुछ फंड चाहिए। तो आप उनसे पैसा ले सकते हो। फिर पीयर टू पीयर लेंडिंग, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स होते हैं, जहाँ पे मैं अपने आप को अप्रोच कर सकता हूँ कि मेरे को ये बिजनेस के लिए, इस चीज के लिए मेरे को पैसा चाहिए। वो पीयर टू पीयर लेंडिंग ऐप्स से आप मिल सकते हो। ठीक है, फिर हो गया क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में क्या होता है? क्राउड फंडिंग में क्या होता है? क्राउड फंडिंग, सपोज अभी मेरे को क्या है, मेरे को एक, मान लो ऑफलाइन सेंटर खोलना है। ठीक है, मेरे पास, मान लो आज के डेट पे मेरे को एक ऑफलाइन सेंटर खोलने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ में से मैंने 80 लाख रुपया खोज लिया। आई हैव अरेंज 80 लैक्स, बाकी 20 लैक्स चाहिए। तो 20 लैक्स के लिए क्या, मैं मान लो कोई भी एक क्राउड फंडिंग एप्स जो होते हैं, वो बहुत सारे एनजीओ होते हैं, वहां पे मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा एक काम करो,
कि मैंने मेरे ऑफलाइन सेंटर खोला, उसके लिए मेरे को 20 लाख चाहिए, तो जनरली वहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हर जन कुछ 1000 रुपया देंगे, कोई 5000 देंगे, ऐसे करके। ये सब जो क्राउड फंडिंग कहाँ पे मेनली एप्लीकेबल होता है, कोई के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। आप देखोगे लिंक्डइन पे देखोगे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे एनजीओ वगैरह का रील आता होगा कि इनका ये बीमारी है, उनके लिए मेरे को पैसा चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़, जो भी एक अमाउंट चाहिए, उनके पास नहीं है फाइनेंशियली, तो आप हेल्प करो। दैट इज क्राउड फंडिंग फॉर यू। मिल के सब कोई छोटे-छोटे अमाउंट पे देके कोई गैदर करते पैसा फॉर अ गुड कॉज। क्राउड फंडिंग इज डेफिनेटली डन फॉर ओनली अ गुड कॉज। स्टार्टअप्स में भी होते हैं, जो स्टार्टअप्स आर हेल्पिंग समवन फॉर अ गुड कॉज, वहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। फिर माइक्रो लोन्स ले सकते हैं हम बैंक से, ठीक है। दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसी, बट आप माइक्रो लोन ले सकते हो। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब क्या, मान लो मैंने वेंडर से कुछ माल खरीदा, ठीक है। अब उसको मेरे को पैसा देना है, तो मैंने उसको बोला भाई 2% तो क्रेडिट ले ले, मतलब मैं तेरे को 90 दिन बाद दूंगा, लेकिन 2% मेरे को, मैं तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा, वो भी हो सकता है। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, मैंने जो परचेज ऑर्डर है, मैंने और मेरा जो परचेज ऑर्डर, मान लो मैंने परचेज किया है, तो मैंने मेरे को ऑर्डर दिया मैंने, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैं पैसा लिया। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब मैं जो रिसीवेबल्स है, जो मान लो अभी रेवेन्यू कमाऊंगा मैं आप लोग से, करेक्ट, मैं आप लोग को अपना सर्विस बेचूंगा, आप लोग मेरे को पैसा दोगे, तो मान लो ऐसा पीरियड है कि मैंने जो बैच लॉन्च किया, मैं बोल रहा हूँ कि आप 50% अभी दो, 50% बाद में, 3 महीना बाद बैच खत्म होने के बाद। तो अब जब 50% जो 3 महीना बाद दोगे, वो मेरा डेटर्स हो गया, आप लोग खड़े हो गए मेरे बैलेंस शीट में। मैं वो जो बिल है वो लेके बैंक के पास जाऊंगा कि भाई आप इसको डिस्काउंट कर दो। मान लो मेरे पास 10 करोड़ का बिल है, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है, तुम 3% मेरे से ले लो, मेरे को बाकी बैलेंस अमाउंट मेरे को आज दे दो। मैं 3 महीना बाद नहीं, आज ही ले लूंगा। ये लोग कब करते हैं, जब वर्किंग कैपिटल का क्रंचिंग होता है। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, ये किया जाता है व्हेन दिस आर डन, जब मेरा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है। समझ आया, ये समझ आया। सी आई नो दिस एग्जांपल विल नॉट बी रिलेटेड एवरीवेयर, बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इससे क्या हर चीज मैं कवर कर पाऊंगा, और कोई नहीं तो हर एक एग्जांपल लेके आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देयर, ठीक है। आपने फटाफट करेंगे, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर एग्जाम पर्पस। स्टार्टअप फाइनेंसिंग ऐसा होगा। अभी मैं स्टार्टअप के में मान लो फंड रेज करने जाऊंगा, मैं अमन अग्रवाल, मैं शार्क टैंक में, आप देख लो, अरे सर शार्क टैंक में आप कैसे आ गए, चलो मैं शार्क टैंक में गया, ठीक है। तो शार्क टैंक में मैं जब अपने को पिच करूंगा, मेरे बिजनेस मॉडल को पिच करूंगा, तो वहां पे मैं पैसा रेज करने गया हूँ, क्यों मेरे को एक्सपैंड करना है, मान लो मेरे को टेक्नोलॉजीज हायर करने, मेरे को एआई अपने इंस्टीट्यूट में लगाना है, या फिर मैं ऑफलाइन सेंटर जैसे फिजिक्स वाला किया, उसने अपने को ऐसा स्टार्टअप, वो अपने को पिच किया, फंड रेज किया। सपोज मैं वैसे पिच करने जाऊंगा, तो पहले मेरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, हु एम आई, हु इज अमन अग्रवाल। जैसे मैंने आपको क्लासेस देने के पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा, कि जब मैं यूट्यूब पे चालू किया तब मैं एक इंट्रोडक्शन दिया, कौन हूं मैं, हु एम आई एंड व्हाट आई विल गिव यू। तो पहले मेरे को एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मैं अमन अग्रवाल हूँ, मैंने सीए किया है, सीएफए किया है, मैं बैकग्राउंड ऐसे ऐसे दूंगा, ठीक है। दिस शुड बी माय इंट्रोडक्शन। फिर मैं टीम के बारे में बताऊंगा, मेरे कंपनी में कौन कौन है, किसका किसका क्या पार्ट है। ऐसा जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एज अ टीचर काम करता हूँ, ठीक है, मैं आई एम द मेन फेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर मेरे पीछे एडमिन है, फिर मेरे पीछे मेरे बाकी काम वाले हैं, एम्प्लॉइज है, सीईओ है, सीएफओ है, जो लोग काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने टीम को रिप्रेजेंट करूंगा, टीम को बताऊंगा हु, मतलब व्हाट इज द एक्सपर्टीज ऑफ द टीम, सो दैट जो सामने वाला मेरे को पैसा देगा, उसको भी लगे हाँ ये एक्सपर्टीज वाला टीम बैठा, करेक्ट। फिर हम बताएंगे प्रॉब्लम। मैं बताऊंगा कि भाई प्रॉब्लम ये है, हर कोई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, इट्स गुड कि एग्जाम पास करने, जब जस्ट आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल जो आपको कनेक्ट कर जाए, दिस इज वेरी फ्यू मिनट जो आपको हेल्प करेगा। तो क्या होगा, एग्जाम, सब कोई क्या करे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे, बस क्या करे, एबीसी एनालिसिस दे दे रहे हैं, चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, खत्म हो गया, सम्स दे दे रहे, ये हो गया, बट दैट इज नॉट द लास्ट अल्टीमेट गोल। मेरा एज अ मेंटर, मेरा एज अ टीचर अल्टीमेट गोल होगा, आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम पास कराना, तो मेरा गोल है ही, बट माय गोल इज आल्सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम होगा आफ्टर सीए। आफ्टर सीए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप जॉबलेस हो, आफ्टर सीए आप ऐसा नहीं खोज सकते कि नौकरी खोज रहे हो बट आपको नौकरी नहीं मिल रहा बिकॉज, या बिजनेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ऐसा आप नहीं चाहोगे, करेक्ट। आप सीए बनने के बाद यू वांट कि फटाफट मैं पैसा कमाऊं, सो हाउ दैट फटाफट विल कम, विद द हेल्प ऑफ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में दे पाऊं, मैं आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो दे पाऊं। तो ये मेरा लॉजिक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बस सबको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है, लोग बच्चे के बस एग्जाम क्लियर करवाने के लिए सोचे, बट उसके आगे का नहीं सोचे, दैट आई विल पिच इन, वहां पे एएसी का काम आ रहा है। अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड तो हर कोई पढ़ा रहा है, समझ है, ये प्रॉब्लम है। मैं सॉल्यूशन क्या बोल रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड का भी एक स्ट्रैटेजी होता है, कि मैं 3 घंटे का क्लास दिया, फिर मैं 6 महीने बाद मॉक लूंगा बच्चे का,
तो वहां पे वो बच्चा को फिर पढ़ के देना पड़ेगा। बट अगर मैं आज ही पढ़ लिया, आज ही मैं पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैं ऐसा कुछ किया जो बच्चे को हेल्प हो पाए, दैट इज समथिंग सीक्रेट। मैं वो पब्लिकली आप लोगों को डिस्क्लोज करूंगा मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। बट दैट इज अ सॉल्यूशन कि बच्चे तुरंत वो उसका मत, अगर वो 2 साल पहले एफएम सब्जेक्ट का क्लासेस लिया है, वो 2 साल बाद भी उसको कुछ तो याद रहे, जब कॉपी खोले, अरे सर ने तो ये बोला था, फटाक से कनेक्ट हो, उसको हर दिन नहीं पढ़ना पड़े। दैट इज समथिंग वेयर आई विल कम सॉल्यूशन लेके। प्लस जो प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को मैं प्रैक्टिकली अप्रोच दिखाऊंगा कि हर एक कनेक्ट करूंगा टॉपिक, सो दैट बच्चा और भी इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आगे बढ़ने के लिए। करेक्ट, दैट इज माई सॉल्यूशन, आई विल हेल्प। फिर मेरे से मान लो अनुपम मित्तल पूछेगा कि ठीक है भाई, आपने इंट्रो दे दिया, टीम दे दिया, आपने प्रॉब्लम बोल दिया, सॉल्यूशन बोल दिया, गुड। नाउ टेल मी व्हाट इज द मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रेटेजी आपका, आप मार्केट कैसे करोगे अपने आप को। हाउ आई विल मार्केट माई सेल्फ। मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूँ, यहाँ पे जहां भी मैं वीडियोज डाल रहा हूँ, wherever I am representing myself or AC I am representing, I am pitching my focus, I am pitching my problem, I am pitching my solution to each and everyone कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। करेक्ट। फिर मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्शंस मांगेंगे, अच्छा आप प्रोजेक्ट करो कि आपका रेवेन्यू क्या आएगा, आपका कॉस्ट क्या होगा। मैं बोलूंगा ठीक है, फ्यूचर ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे, सीए में और बच्चे आएंगे, सीएफए में और बच्चे आएंगे, मैं इस तरह से दूंगा तो लोग जब समझ जाएंगे हाँ एएसी में ये हो पा रहा है, एंड व्हाट एएसी इज गिविंग इट इज करेक्ट, इट इज फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। आज जो बच्चा मेरे से आज निकल के जाएगा, कल सीए बन जाएगा, उसको जब जल्दी नौकरी मिल जाएगा, ही विल टेल, वर्ड ऑफ माउथ जाएगा कि हाँ सर भाई इसके अमन सर से पढ़ो, सो दैट उसको हेल्प हो जाए प्रैक्टिकली भी। करेक्ट, वहां से मैं सोचूंगा कि मेरा प्रोजेक्शन ज्यादा बिल्ड होगा। 6th 7th इज माई कंपटीशन, मेरे कंपटीटर्स कौन कौन है, मैं उसको वो पीछे करना पड़ेगा। मेरे कंपटीटर XYZ टीचर है, वो ये करे, बट मेरा क्या अलग है, मैं कंपटीटर से क्या अलग करूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करूँ या फिर मेरा मैं कॉस्ट में कम हूँ, किस में कम, वो आई विल हेल्प। फिर मैं बोलूंगा मेरा बिजनेस मॉडल क्या, हाउ आई एम अप्रोचिंग। मैं ठीक है पढ़ाने तो बैठ गया एक आईपैड और लैपटॉप लेके, बट व्हाट इज माई बिजनेस मॉडल, हाउ आई एम ग्रोइंग माई रेवेन्यू, मेरा कॉस्ट मैं कैसा कम करके रख रहा हूँ, मैं कैसे डिलीवरी दे रहा हूँ। दीज आर ऑल माई बिजनेस मॉडल्स पे मैं जो एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ सॉल्यूशन वो कैसे दूंगा, दैट इज माई बिजनेस मॉडल। समझ आया। तो ये 8 चीज करेंगे। पहले क्या करूंगा, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं अपने टीम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं सॉल्यूशन उसका दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि भाई मैं मार्केट कैसे करूंगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा, फिर मैं बोलूंगा प्रोजेक्शंस दूंगा, देन आई विल गिव द कंपटीटर, मेरा कंपटीटर्स कौन कौन है, फिर मैं बिजनेस मॉडल बोलूंगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, समझ आया, गुड। अभी यूनिकॉर्न क्या होता है, मान लो मेरा वैल्यूएशन मैंने इतना ग्रो कर लिया, मेरे पास बच्चे आने लगे, एंड मतलब आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मेरे पास बच्चे आने लगे और होने लगा, और मेरा वैल्यूएशन जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो गया, देन आई एम एन यूनिकॉर्न। 1 बिलियन से ज्यादा कैसे हो जाएगा, दैट इज योर प्रैक्टिकल। अब 1 बिलियन कैसे निकालोगे, एग्जाम्पल दे रहे हो, ये आई नो दिस इज नॉट करेक्ट। आप मान लो अगर कोई कंपनी का वैल्यू करो, आप क्या करो, FCFF डिवाइड बाई R-G, ऐसे भी वैल्यू निकालते हो, या फिर आप सेल्स से भी वैल्यू निकालते हो। करेक्ट, प्राइस टू कैश फ्लो जो PCF मल्टीपल होता है, प्राइस मल्टीपल से, वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैल्यूएशन आप निकाल के देखिए, अरे सर का 1 बिलियन से क्रॉस हो गया, सर इज यूनिकॉर्न। ठीक है, फिर आते हैं वेंचर कैपिटल। अब मैं थोड़ा बड़ा बन गया, मान लो आई हैव ग्रोन लिटिल बिग, मैं आई एम अर्निंग अ गुड रेवेन्यू, बट मेरे को अब एक्सपेंड करना, मतलब CA CFA में आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू हेल्प, आई वांट टू कनेक्ट विद द कंपनीज एंड टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल क्या अप्रोच है, उनको क्या प्रॉब्लम लग रहा है CA CFA में, मैं उनको मेंटरशिप दिया। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि उनको ग्रो किया, उनको हेल्प किया। तो उनके लिए क्या होगा, मेरे लिए मेरे को एक्सपर्टीज चाहिए होगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, कि आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ CA 3 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो गया बंदे को, हाउ कैन आई ग्रूम देम विद इट प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कम होगा, वो बस उनको जितना काम आता है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, अदर देन दैट उनके पास नहीं होगा। तो वहां मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वहां के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा मेरे को लगता नहीं आई कांट ओनली हेल्प, मतलब मैं अकेला जाके नहीं, बट आई नीड सम पार्टनर विथ मी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊंगा। क्यों, पहला तो मेरे को उससे पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट 3 5 साल के लिए मेरे को पैसा चाहिए। सेकंड, उनका एक्सपर्टीज चाहिए। मैं कौन सा वेंचर कैपिटल के पास जाऊंगा, जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करता हो, जिनको आइडिया हो वो सब चीज के लिए, जिन दे कैन हेल्प मी टू ग्रूम दी अदर क्वालिफाइड CAs और CFAs। ठीक है, तो वहां पे मैं जाऊंगा। व्हाई आई विल गो टू वेंचर कैपिटल्स, पहला है लॉन्ग टर्मनेस, कि वो भाई मेरे साथ 5 7 साल जुड़े रहे। सेकंड है वो मेरे को लिक्विडिटी, मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा अभी मालूम मैं अकेले भी जाके कर सकता हूँ, बट मेरा वहाँ लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। क्यों, मैं एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं लगा पा रहा हूँ। तो वहां पे वेंचर कैपिटल लोग हेल्प करेंगे, भाई ठीक है मैं तेरे लिए पैसा लगा दे रहा हूँ, वी आर इन्वेस्टिंग, गो वी आर यू नो
गिविंग यू द अमाउंट टू डू दैट मार्केटिंग, तो वहां पे मेरे को हेल्प करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट, समझ आया। फिर उनका रिस्क हाई होता है तो मेरे को हाई रिस्क लेने जाएंगे, मतलब क्या है, मान लो अगर एक ऐसा कोर्स कराने में मेरे को 10,000 रुपये लेना पड़ता है सपोज एक अमाउंट, ठीक है, मतलब टू दैट प्रोफेशनल क्वालिफाइड, तो ये बोलेगा ठीक है तुम 2,000 में जाके करो। सो वो रिस्क हाई ले रहे, वो बर्न करने में मेरे को मदद करे। जैसे मान लो फिजिक्स वाला, ये जो भी एडटेक्स होते हैं, जो हम लोग तो क्या होता है, हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनीज होते हैं, करेक्ट, तो वी कांट डू दैट। बट ये जो फिजिक्स वाला वगैरह इन लोग करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा को वैसे ही अब आप बोल सकते हो बर्बाद भी कर सकते हैं, कोई कोई रिटर्न भी दे सकता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कब इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन वेंचर कैपिटलिस्ट विल इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। चलो मैं एसी की तरफ से बोल रहा था, एक वेंचर कैपिटलिस्ट के हिसाब से देखते हैं वो कब मेरे पास इन्वेस्ट करेंगे। पहला कि वो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए देखेंगे कि भाई 5-7 साल मैं इसके साथ जुड़ पाऊंगा कि नहीं। सेकंड, उसका लिक्विडिटी प्रॉब्लम, मतलब वो मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है। थर्ड, भाई इसमें रिस्क हाई है तभी मैं लगा रहा हूँ, मतलब हाई है तभी, मतलब उसको क्यों, उनका लॉजिक क्या होता है, रिस्क हाई है तभी मैं पैसा लगाऊंगा, सो दैट उनको जो रिटर्न मिले वो भी एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिले, ह्यूज रिटर्न मिले। वो 5-10%, 20%, 100% के लिए नहीं, उनको 1000 गुना पैसा रिटर्न चाहिए, ठीक है। फिर उनको इक्विटी पार्टिसिपेट, मैंने वो मालिक बनना चाहते, मैं जो बोला ना पार्टनर बनना है मेरे साथ, उनको मालिक बनना, तभी मेरे साथ फायदा होगा उनको। वो मेरे साथ जब मालिक बनेंगे, मान लो मेरा 100% शेयर है, अगर वो मेरे से 5% ले लिए और मेरे को 100 करोड़ दिए, तो उनको फायदे ये 100 करोड़ लगा के, तब उनको इंटरेस्ट भी रहेगा, समझ आया। वेंचर कैपिटल कब कब करेंगे, एक है लॉन्ग टर्म नेचर के लिए करेंगे, एक है लिक्विडिटी कम है तो वहां करेंगे, एक है रिस्क अगर हाई है तो वहां पे उनको एंथुसियाज्म, एनर्जी और लॉजिक उनका सही चलेगा। एंड फोर्थ इज इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो ये 4 चीज हमें याद रखना है फॉर वेंचर कैपिटल, ठीक है। अभी वेंचर कैपिटल के स्टेजेस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वेंचर कैपिटल जब, ठीक है, वेंचर कैपिटल तो समझ गया, बट वेंचर कैपिटल कौन से स्टार्टअप कौन से स्टेज में है तब वेंचर कैपिटल लगेंगे। पहला इसमें सीड स्टेज, मैंने एकदम मैंने आइडिया ही लाया है, उसको आप एंजल इन्वेस्टर बोल लो, वगैरह वगैरह बोलो, जो भी नाम होता है, ठीक है, वो सब नाम वाले सीड, मतलब मैंने बस आइडिया जनरेट किया। सपोज मैंने जब एसी का आइडिया लाया अपने दिमाग में, ऐसे तो नहीं कल रात को आ गया मेरे दिमाग में और मैंने आज चालू कर दिया पढ़ाना, बट वो धीरे धीरे आया। जब वो आइडिया आया तब मेरे को आइडिया आने से नहीं होगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जीक्यूशन आई नीड मनी, तो वहां पे सीड कैपिटल उसको जिसको बोलता है, वहां पे कौन आता है, फैमिली फ्रेंड्स तो आती है, वहां पे एंजल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। फिर हो गया स्टार्टअप, धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा बना तो स्टार्टअप बना, तो लोग आए वेंचर कैपिटलिस्ट या पे वीसी, जिसको हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। फिर फर्स्ट राउंड रेस करते हैं, मतलब मैंने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट मैंने थोड़ा समझा पाया, प्रोडक्ट इज वायबल मैंने दिखा पाया, तो फर्स्ट राउंड होगा। सेकंड राउंड कब होगा, मेरे को एक्सपैंड करना है। थर्ड राउंड करना, मेरे को और एक्सपैंड करना। फोर्थ राउंड करना, वो करके मेरे को आईपीओ लाना है, दैट इज द लास्ट स्टेज। फोर्थ राउंड के बाद मैं आईपीओ लाऊंगा। अंडरस्टूड, ये प्रॉब्लम समझ आया। सीड स्टेज मतलब मैं आइडिया, स्टार्टअप मतलब मैंने बेसिक, मैंने प्रेजेंटेशंस बना लिया, रेडी कर लिया। सीड स्टेज मतलब एकदम ही आइडिया है, मेरे को मार्केट सर्वे करना वगैरह करना है, वो करके मैं स्टार्टअप में आया कि मैंने सर्वे कर लिया, सब बराबर है, ये प्रॉब्लम है, जो कि फैक्ट है। अपने इंस्टीट्यूट में आप जो पढ़ोगे आपको भी लगेगा कि सर ये तो सच बात है, मेरे को एग्जाम के लिए क्लियर। देखो एज ए स्टूडेंट जब मैं भी था ना, मेरा फोकस ये होता था कि मेरे को कोई एग्जाम क्लियर करवा दे, मेरे को मतलब और कोई से नहीं था। बट आफ्टर वी क्लियर सीए रियलाइज हुआ नहीं, वो गलत कंसेप्ट है, वो मेरे हम लोग के दिमाग में बिठाया गया कि बस सीए क्लियर कर लो सब हो जाएगा, नहीं होता है सब क्लियर करके। आफ्टर सीए ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अगर मैं पहले ही दे दूं, अभी मैं आपको बताता हूँ, जहां मैंने आर्टिकलशिप किया था, ठीक है, जहां फिर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था क्रेडिट में, वहां पे मेरे को मेरे जो मेंटर्स मिले थे, दे हेल्प मी कि ओनली डूइंग द वर्क विल नॉट हेल्प, उसको आगे बढ़ा के लेकर। हर जन आर्टिकलशिप मेंटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं, उनको फ्यूचर देखते हैं, उन लोग समझते हैं, बट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप वो कैसे होगा ना, वो प्रैक्टिकली, मतलब मेरे को मेरे मेंटर ने क्रेडिट में यही बताया था, जस्ट आई एम टेकिंग अ पॉज टू एक्सप्लेन यू कि लॉजिक क्या होता है इनका। कि मान लो मैं काम कर रहा था, वो मेरे को बोला था आप जो पढ़ रहे हो उससे कनेक्ट करो, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं वो काम पे ज्यादा अच्छा कर पा रहा था। तो जब मैं काम पे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, मेरे लिए वो एक्सपेंड, मेरा नॉलेज वो बढ़ जाएगा। भले ही वो मेरे को 5 साल बाद काम आए नहीं है, लेकिन आज भी मेरे को अगर कोई नींद में भी पूछेगा वो काम कैसे होगा, मैं बता पाऊंगा। दैट्स वेयर माई इंपॉर्टेंस कम्स, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज काम होता है। एग्जाम क्लियर करना, ऐसा नहीं मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, आई हैव आल्सो क्लियर्ड माय एग्जाम्स। तो क्लियर करना इज नॉट ओनली द गोल, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट द प्रायोरिटीज। बट मेरे वो नॉलेज काम आ पा रहा है कि नहीं, मैं नॉलेज को तुरंत अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। मान लो सुबह 7 बजे से मैंने क्लास किया, मैं 10 बजे आर्टिकलशिप में गया, वहां पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां मैं वो नॉलेज अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ऑडिट आप अप्लाई कर देते हो, अकाउंट्स अप्लाई कर देते हो, टैक्स अप्लाई कर देते हो, फाइनेंस इज वेयर यू आर नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई। इसलिए लोग खाली एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं, वो सब बाद में करते हैं, अभी फोकस अपने एग्जाम में। ठीक है, तो स्टेजेस में ये था कि सीड कैपिटल, स्टार्टअप स्टेज, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, समझ आया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे। मैं गया वेंचर कैपिटल के पास, वेंचर कैपिटल में मान लो शार्क टैंक में गया, एग्जाम्पल पकड़ के चलते एक बार, शार्क टैंक वेंचर कैपिटल, अनुपम मित्तल इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, उसको मैंने इतना पिच किया, उसको मैंने गया मान लो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए तो नहीं जाऊंगा, सेकंड राउंड के लिए मैं गया, प्रोडक्ट है मेरे को अब एक्सपेंड करना, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना, जैसे ऑफलाइन सेंटर्स 2 और ज्यादा खोलने हैं, टेक्नोलॉजी और ज्यादा लाना है, एआई का ज्यादा यूज करना है, मेरे को मेरा रेवेन्यू बेस बढ़ाना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना, तो उसके लिए गया। उसने शार्क टैंक पे तो मेरे को हाँ बोल दिया, मेरा कैसे हाँ बोल दिया, आफ्टर सीइंग माय पिच, मेरा पिच क्या था, मेरा इंट्रो था, मेरा टीम था, मेरा प्रॉब्लम था, मेरा सॉल्यूशंस था, मेरा मार्केटिंग था, मेरा प्रोजेक्शंस था, मेरा कंपटीशन था, मेरा बिजनेस मॉडल था, करेक्ट। ये 8 चीज देख के उसने मेरे को मैंने बोला सेकंड राउंड है, मैंने वो बोल दिया, मेरे को समझ में आ गया अनुपम मित्तल करेगा, उसने हाँ बोल दिया। बट अब अनुपम मित्तल कैसे करेगा, अनुपम मित्तल बस मेरा मुंह देख के तो नहीं कर देगा, करेक्ट। इतना तो मैं वो नहीं हूं कि भाई मैं बोलूं और मेरे लिए वो इन्वेस्ट कर दे, वो बोलेगा भाई ठीक है, आई एम अग्रीइंग विद दिस डील, बट गिवन सम कंडीशंस, मेरे को मेरा प्रोसेस फॉलो करना, हर एक कंपनी का ये 6 प्रोसेस होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया डील ओरिजिनेशन, ठीक है, मैंने डील बोला कि ओरिजिनेट किया, मैंने उसको एक आइडिया पिच किया, मान लो इस तरीके से मानते हैं इसको, करेक्ट, ये मीनिंग नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो दैट आपको कनेक्ट हो जाए। सी थ्योरी क्वेश्चंस में एफएम में बहुत मजा है कि आप अपना खुद से भी लैंग्वेज में लिखोगे, सही लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। सो इसके लिए पहले मैंने डील ओरिजिन, उसने डील आइडेंटिफाई तो किया, फिर स्क्रीनिंग, मेरा स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीनिंग मतलब मेरा अच्छाई बुराई सब देखेगा, मतलब मैं उसके सेक्टर में, मैं उसके लिए मतलब अनुपम मित्तल के लिए नहीं, मैं अनुपम मित्तल बैठा था, अमन गुप्ता बैठा था और लेंसकार्ट वाला बैठा था, पीयूष बंसल, बट तीनों में से एक टेक में अनुपम मित्तल को मन था, तो वो बाकी दोनों के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हटा देंगे, उनका स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा है कि मैं टेक पे पैसा लगाऊंगा, अनुपम मित्तल को लगाना, तो वो लगाया मेरे पे पैसा, ठीक है। फिर वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, ड्यू डिलिजेंस मैंने जो बोला कि मेरा आई एम द फेस ऑफ द एएसी, मेरे पास इतने बच्चे हैं, ऐसा काम हो रहा है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मेरा ये इकोनॉमिक्स है, मेरा सेंटर्स यहाँ पे है, मेरा लोन इतना है, मैंने अगर मेरे दोस्तों से लिया है, मेरा इक्विटी, ये सब कुछ ड्यू डिलिजेंस में आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग ही विल अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर वो डील स्ट्रक्चर करेगा, मतलब वो एक नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसा ऐसा होगा, मैं 5 साल के लिए पैसा लगाऊंगा, मैं ऐसे ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ऐसे आपको टाइम दूंगा। फिर है पूल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अभी मान लो हम लोग ने बात किया था वहां पे 1 करोड़ रुपया लगाना, अभी 1 करोड़ ये क्या कर सकता है, ये खुद का भी 1 करोड़ लगा सकता है, ये अपने भी आसपास दोस्तों से बोल सकता है, अरे हम लोग 3 जन मिलकर लगाते हैं, जो कि शार्क टैंक में कभी आप देखोगे, कभी होता है कि 3 जन मिलके, 3 शार्क्स मिलके एक पैसा जगाए, तो वही चीज है, उसको लगा के ठीक है, बाद में लगा कि कोई को एड ऑन करना है, ही कैन डू दैट, पूल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, 3-4 जन को लेके साथ में कोलेट करके फिर आप वो कंपनी में या स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करो। फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी हर एक चीज में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम जब सीए में घुसते हैं, हमें सीए बन के निकलना हमारा एक स्ट्रेटेजी होता है, करेक्ट। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल, एक वीडियो भी डाला था कि इंटर से सीए फाइनल का जर्नी आप कैसे करें, इसी रीजन से था। आप एंट्री तो कहीं भी कर लोगे, बट एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप कुछ करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको एंट्री पता है, बट वहां से एग्जिट मतलब यू अर्न समथिंग एंड गो, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी होना जरूरी, जैसे हमें ट्रेडिंग में भी बोलते हैं, बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड मेरे को एग्जिट स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी मेरे को पता होना चाहिए, ये समझ आया। तो क्या क्या था, डील ओरिजिनेशन था, पहले डील ओरिजिनेट हुआ, फिर स्क्रीन किया वो, फिर उसने ड्यू डिलिजेंस किया, मेरे फाइनेंशियल्स को देखा, मेरे टीम को देखा, मेरे को देखा, मेरे बारे में पता किया मार्केट में, फिर वो डील स्ट्रक्चर किया, अगर उसको लगता है कि 2-3 जन को लेके साथ में करना है तो पूल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेगा, फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी अपना डिफाइन करेगा, ठीक है। फिर आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग इज समथिंग जो कि धीरू भाई अंबानी को करके देना चाहिए था, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के लिए, क्या मतलब कि मैं अगर चल जाऊं, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं अगर चल जाऊं, मेरे बाद जो मेरे बच्चे हैं वो सही से संभाल पाए, सबको मैं बंटवारा कर दूं, जो भी बड़े बड़े फैमिलीज होते हैं, ठीक है, उनपे ये सक्सेशन प्लानिंग होता है, जैसे गोदरेज ने बहुत अच्छे से अपना सक्सेशन प्लानिंग को फुलफिल किया। अभी लोढ़ा में यही प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज उनके नाम में 2 भाई में लड़ाई हो गया, वो गोइंकाज में क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, हिंदुजा ग्रुप, ठीक है, उनपे भी यही है कि उन्होंने अच्छा से सक्सेशन प्लानिंग किया, तो जो भी सक्सेशन अच्छा से प्लान कर लेंगे
उनका बिजनेस रुकेगा नहीं, वो अच्छा से आगे बढ़ेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी ने गलती किया, करेक्ट, कि भाई मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में बंटवारा नहीं किया, मतलब सक्सेशन सही से नहीं किया, मैंने यू आर नॉट पासिंग ऑन द रेंट टू अदर्स, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है। बट अभी मुकेश अंबानी ने कर लिया तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों भाई में, दोनों प्रोमोटर्स में झगड़ा नहीं होगा। एज एन मी, जब मैं अब फ्यूचर जनरेशन को, मेरे आगे वाले फ्यूचर जनरेशन को दूंगा, इफ आई एम नॉट डूइंग अ सक्सेशन प्लानिंग अच्छे से एसी का, तो एसी बंद हो जाएगी, जैसे अनिल अंबानी के बहुत सारी कंपनी से। नाउ हाउ यू विल डू, व्हाई यू वांट टू डू अ सक्सेशन प्लानिंग, द रीजन इज, पहले रिस्क मिटिगेट, मतलब जो बंद होने का रिस्क है, जो मतलब बिगड़ जाने का रिस्क है, वो नहीं होगा। सेकेंड है कॉस्ट रिमूवल, थर्ड है टैलेंट पाइपलाइन, फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फिफ्थ है अलाइनमेंट। एक एक करके समझते हैं। पहला है टैलेंट पाइपलाइन, मतलब अब मान लो एसी में दो, अब इस पे एग्जांपल लेते हैं मुकेश अंबानी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब हम लोग रिलायंस रिटेल में थे, वो ईशा अंबानी चलाती है, ठीक है, तो हमें कभी डर नहीं लगा कि आनंद अंबानी आके मेरे को कुछ भी बोला, मेरे को काम करना पड़े, या फिर आनंद अंबानी को मेरे को अच्छा, मतलब आनंद अंबानी टेक ओवर कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि ईशा अंबानी चलाते उसका ही काम चलेगा, तो मेरे को डर नहीं था। आई वाज सिक्योर्ड विथ माय जॉब कि मेरे को रिलायंस रिटेल अगर कभी कुछ हो भी जाए, लोग तीनों भाई बहन में झगड़ा, मैं रिलायंस रिटेल में ही रहूंगा, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। बट जब मुकेश अंबानी, धीरू भाई अनिल अंबानी में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, टैलेंट पूल में भी बंटवारा हो गया, मतलब लोगों को डर लगने लगा, अरे अगर यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो गया, मेरे को निकाल तो नहीं जाएगा, ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जो डर है, वो टैलेंट पाइपलाइन में क्या होता है, अच्छे टैलेंट्स बाहर चल जाते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग का ये एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग का मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया CACRT, CACRT, CRT में T हो गया टैलेंट, ठीक है, C हो गया कॉस्ट रिमूवल, R हो गया रिस्क, C हो गया कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये हो गया अलाइनमेंट। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो अब जो सक्सेशन प्लानिंग का जो ड्राफ्ट है या फिर जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, आप उसमें देख पाओगे, अच्छा उसमें ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बंटवारा होना चाहिए, ये ऐसे काम होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। कॉन्फ्लिक्ट जो भी आएगा वो रिजॉल्व हो पाएगा, वरना रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जब झगड़ा हुआ, तो उनकी मदर आई थी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, करेक्ट, उनको लाया गया था कि आप नहीं आओगे तो नहीं रिजॉल्व हो सकता। वैसे ही वो पहले से मेंशन रहेगा कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इवन आफ्टर द सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग, तो दे विल कम एंड हेल्प, ठीक है। फिफ्थ इज अलाइनमेंट, की मतलब आपके, अगर आई एम गुड एट समथिंग, सी मुकेश अंबानी इफ ही इज गुड एट समथिंग, ही शुड बी गिवन दैट कंपनीज। अनिल अंबानी इफ इज, जैसे अनिल अंबानी इज गुड एट फाइनेंस, ही शुड बी गिवन दैट। मुकेश अंबानी इज गुड एट ऑयल रिफाइनरी, योर टेलीकॉम, तो उसको वो देना चाहिए। जिसको जो फायदा मिले, जिसको जो एडवांटेज है, जिसका जो दिमाग है, उसको वो कंपनी दो, करेक्ट। अभी मेरे को आप अगर टेक का कोई कंपनी दे दोगे, मैं आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट अगर मेरे को एक टेक दोगे, मेरे को अगर पढ़ाने दोगे, आई कैन डू इट, मेरे लिए वो एक्सपर्टीज है, करेक्ट। समझ आया, समझ आया, हाँ। अब उसके बाद आता है लास्ट में कॉस्ट रिमूवल। कॉस्ट रिमूवल क्या होता है, आप प्रोएक्टिवली, मतलब आप पहले से तैयारी कर लो कोई भी फैक्टर्स को जो आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, कोई फैक्टर्स जो कि आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है, वो आप पहले से, मतलब यू बी अलर्ट फॉर दैट, ठीक है, दैट इज कॉस्ट रिमूवल। समझ आया। तो 5 चीजें सक्सेशन प्लानिंग के, CACRT, CA में पहले C क्या है, कॉस्ट रिमूवल, A इज अलाइनमेंट, अगेन C इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, R इज रिस्क मिटिगेशन, T इज टैलेंट पाइपलाइन। समझ आया, CACRT। फिर अब आ जाते, फिर AAC में आ जाएगा टाइप ऑफ रिस्क। पहला क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, मैं एज एन प्रोमोटर, मैं एज एन जो कंपनी का मालिक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं। मान लो मैं और कुछ सोच रहा हूँ और होना चाहिए कुछ और, तो वो एक स्ट्रेटेजिक रिस्क हो जाएगा कंपनी के लिए, वो खतरनाक आइडिया हो सकता है, करेक्ट। कंप्लायंस रिस्क, मान लो मैं कोई कंपनी लॉ का, टैक्स का कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पे पेनल्टी लग सकती है, दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क। थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क, मैं जैसे धंधा चला रहा हूँ, मान लो मैंने जो ऑफलाइन सेंटर्स खोले हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, वहां पे मेरा जो स्टूडियो है उस पर कुछ कुछ कंप्लायंसेस, ऑपरेशनल कंप्लायंसेस करना चाहिए। जैसे अभी मान लो कुछ दिन पहले आया था कि जब बारिश वारिश हुई थी, UPSC सेंटर्स जो अंडरग्राउंड थे उनके में प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट दैट वाज एन ऑपरेशनल रिस्क, करेक्ट। समझ आया, वो क्या था, ऑपरेशनल रिस्क का। फोर्थ इज फाइनेंशियल रिस्क, मैंने फाइनेंसेस अच्छे से नहीं समझाना, मैंने लोन ज्यादा ले लिया, इसमें क्या क्या आ जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है, बाकी सब सारे रिस्क आ जाते हैं, ठीक है।
फिर आता है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? अभी मान लो मैं लिस्टेड हो गया कंपनी, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क मतलब क्या? अगर अभी एएसी लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, वही ट्रेडिंग इन एएसी, वो क्या बोलेगा, मैं इस कंपनी में मतलब 5% चांस है कि इतना लॉस हो सकता है, मिनिमम लॉस। वैल्यूएट मतलब मैं कितना वैल्यू है रिस्क में, मैं कितना डूब सकता हूँ। हिंदी में आप बोलो तो मैं कितना, मेरा कितना परसेंटेज है एक परसेंटेज में, मिनिमम मैं कितना डूब सकता हूँ, मेरा कितना कैपिटल बर्बाद हो सकता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जस्ट फॉर 1-2 मिनट के लिए आप इतना सा समझ लो। आई नो आपने, जब आप एग्जाम 15 दिन बाद आपको वीआर पता है, बट अगर ये वर्ड यूज हो जाएगा ना आपके लिए, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक वर्ड पे आप समझ लो। इसका फीचर्स क्या होता है? फीचर्स मतलब क्या, वैल्यू और ट्रेस आप निकालते हो कैसे, सिंपली ये, एक आपको टाइम पीरियड चाहिए, सेकंड कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, मतलब कितना कॉन्फिडेंस, 90 पे, 95 पे, 99 पे, कैसे, उसके हिसाब से जेड स्कोर मिलेगा। 99 होगा तो 1% का कॉन्फिडेंस जेड स्कोर निकालोगे। फिर प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी है कि आप गेम खेल रहे हो, वो है। तो 4 मेनली फीचर्स होते हैं, टाइम, एक प्रोबेबिलिटी, एक कंपोनेंट्स, और एक हो गया जेड स्कोर, ठीक है। फिर फैक्टर्स टू बी अभी ठीक है, अभी जब मान लो एसी में, एसी में मान लो अब मैं एक्सपेंड करूं सीए सीएफए छोड़ के एफआरएम में जा रहा हूं, या फिर आई एम गोइंग टू कॉलेजेस, कुछ भी ऐसा कुछ अलग कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, तो उस पर जब मैं एक प्रोजेक्ट, अभी वो हर एक चीज एक प्रोजेक्ट है, करेक्ट। जब मैं वो प्रोजेक्ट सोचूंगा, मेरे को उसका वायबिलिटी चेक करना पड़ेगा, करेक्ट, वो प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड जब मैं वो प्रोजेक्ट सोचूंगा? पहला है टेक्नोलॉजी, उससे टेक्नोलॉजी अगर आगे पीछे हो जाए, जैसे नोकिया के साथ हुआ, कोडक के साथ हुआ, अभी आप मान लो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रॉब्लम बाइजूस के साथ भी हुआ, ऑपरेशनल रिस्क था बाइजूस के साथ, पर टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम था, तो ओवर यूज, अननेसेसरी टेक्नोलॉजी यूज करा था जो कि जरूरत नहीं था, करेक्ट। तो ये सब जो टेक का प्रॉब्लम, आप देखोगे टेक्नोलॉजी मेरे जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या असर कर सकती है आगे और बाद में, ठीक है। सेकेंड, इन्फ्लेशन का फैक्टर, मैंने प्रोजेक्शन किया 4% इन्फ्लेशन में, मान लो प्रोजेक्शन, बट इन्फ्लेशन इज 7%, तो मेरा प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा, मेरा एनपीवी गलत निकलेगा, मैं डिसीजन गलत लूंगा। तो इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन मैं कैसे देखूंगा? जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, उससे मैं इन्फ्लेशन देखूंगा। थर्ड इज माई पॉलिसीज, कम इंडियन पॉलिसीज क्या कर, मान लो कल अचानक गवर्नमेंट एक रूल ले आती है कि एडटेक इंस्टीट्यूट को, एडटेक अलग हो गया, वी आर नॉट एडटेक, वी आर एन इंस्टीट्यूट जहां पे हम प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाते हैं, करेक्ट। एक लॉ ली आती है कि आप ऐसा करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको मान लो आईसीआई से या सीएफ इंस्टीट्यूट से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आप उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे। अगर ये लाइसेंस ली आती है तो मेरे लिए नुकसान है, करेक्ट, बिकॉज वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो जब वो फैक्टर्स आ जाएंगे, वो पॉलिसीज क्या मेरा प्रोजेक्ट को बंद कर सकती है, वो देखना है। फिर लास्ट में आता है एनपीवी, भाई एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करो। तो पहले क्या, मैं टेक्नोलॉजी देखूंगा, सेकंड इन्फ्लेशन देखूंगा, थर्ड है मैं पॉलिसीज देखूंगा, फोर्थ है एनपीवी। सी दीस आर द मेन फैक्टर्स। तो मैंने ये 4 इंक्लूड किया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट दीस आर द मेन फैक्टर्स, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आए व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो आएगा नहीं, 10 मार्क्स का आएगा नहीं, 4 या मैक्सिमम 6 मार्क्स का आएगा। तो अब अगर 4 पॉइंट सही से लिख दो तो मार्क्स मिलेगा आपको, करेक्ट। एनपीवी में पॉजिटिव नेगेटिव लिख दोगे, पॉलिसीज में 1-2 ज्यादा लिख दोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमी एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस मतलब क्या, मान लो मैंने जब एसी स्टार्ट किया, मेरे को ऑब्वियसली देखना था इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे आ रहे हैं, दुनिया में प्रोफेशनल्स का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है नहीं है, वो सब मेरे को देखना था। तो जब मैं ये सब देखूंगा तो क्या होगा, मेरे को ये क्या क्या चेक करना है। पहला है नेशनल इनकम या नेशनल जीडीपी जो है वो कैसे ग्रो करेगी, मेरे को उसको, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, हम जैसे लोग पढ़ के करेंगे क्या? हम, वी आर नॉट स्टडिंग फॉर बीइंग एन अनएम्प्लॉयड, करेक्ट। हम पढ़ रहे कि हम इकोनॉमी को ग्रो कर पाए, हम जीडीपी में हेल्प कर पाए ग्रो करने के लिए, हम अपने घर को सुधार पाए, यू कैन बी रिचर। सिंपल है भाई, मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ, करेक्ट। आप सीए कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, दान करने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। तो वो चीज है कि ग्रोथ रेट कैसा होगा, इकोनॉमी को आप समझो कि भाई इकोनॉमी को कैसे समझोगे, नेशनल इनकम देख लो, नेशनल जीडीपी देख लो, जीएनआई देख लो, ये सब मेजर्स देख लो। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ग्रोथ रेट कैसे होंगे, मतलब कोल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, वो सब कैसे ग्रो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इंडस्ट्री, जैसे इंडियन इकोनॉमी, मान लो प्राइवेट कंजम्पशन से ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो सब जो ग्रोथ, ठीक है, गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो कर रहा है
इसका मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसका मतलब क्या, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो लोग प्राइवेट कंजम्पशन आएंगे, प्राइवेट कैपेक्स आएंगे। अगर मान लो आप मुंबई से पुणे जा रहे हो, ठीक है, पहले 5 घंटा लगता था, अभी मुंबई से पुणे 3 घंटा लगता है। तो जब भी 2 घंटे का डिस्टेंस कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, पुणे से मुंबई आना चालू करेंगे जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए। अच्छा मान लो मुंबई से पुणे का बीच का रास्ता कहीं पे खराब था, कोई गांव है, वहां पे यू कैन हैव गुड वेयर हाउसेस, ठीक है, या फिर डेटा सेंटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट करोगे। जब भी गवर्नमेंट ने क्या किया, रास्ता ठीक कर लिया, बस हाईवे ठीक कर दिए, आजू बाजू बेसिक एमिनिटीज दे दी। जब भी मैं मान लो मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ, मेरे को लगा रहे यहाँ पे ये रास्ता वास्ता ठीक है, यहाँ पे मैं कोई बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, अरे डेटा सेंटर खोलना है, चल खोलते साथ में। तो दैट प्राइवेट सेंटर, प्राइवेट कंजम्पशन चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप कैसे समझोगे, आप इसके बारे में कैसे पढ़ सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ रेट्स को देखे कि अच्छा इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, जो भी हर वीकली मंथली हमारे जो भी इंडिकेटर्स होते हैं जो निकलता है, ठीक है, पीपीआई वगैरह वगैरह जो भी इंडिकेटर्स, वहां से आप एनालाइज कर सकते हो। यू कैन गॉज की इकोनॉमिक एनालिस, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है। थर्ड इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से आपको बहुत पता चल जाता है कंजम्पशन होगी कि नहीं होगी, करेक्ट। फोर्थ इज माई मानसून, वाई अगेन बीइंग इंडिया डेवलपिंग इंडस्ट्री कंट्री प्लस बीइंग डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, मानसून इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट। मानसून से क्या होगा, आप खाली एग्रीकल्चर नहीं, आप अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बिगड़ जाएगा सामान, ठीक है। बहुत सारा अगर मानसून हो रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, वो कुछ दिन बंद हो जाएंगे कि बारिश का टाइम चलती नहीं है, करेक्ट। बहुत सारे काम रुक जाएंगे जो भी बाहर होते हैं, मतलब डिपेंड, मानसून आपको खराब कर सकता है, ठीक है, समझ आया। ठीक है, अभी क्या है, अब और थोड़े थोड़े कुछ कुछ बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि यस आई एम बीइंग एबल टू हेल्प यू विद योर थ्योरी पोर्शन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कनेक्ट आ रहा है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उसको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। कम बैक टू द बेसिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री को अगर एनालाइज करना, भी जैसे मान लो एडटेक को एनालाइज करना, कैसे करोगे, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखोगे। मतलब सपोज जैसे एसी का, हमने क्या किया, हम एकदम बेस से चालू किया, ठीक है, हमें कोई नहीं जानता था, हम यूट्यूब में वीडियो डालना चालू किया, हमें लोग जानने लगे, हमने एफर्ट्स डाले, लोगों को समझाया। अभी मान लो मैं थ्योरी जो डाल रहा हूँ, आप लोग को धीरे धीरे, हाँ भाई सर ने सर मैं जो प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ठीक है, हम कैसे करेंगे, ऐसे ही ऐसे करके ग्रो करेंगे, फिर थोड़ा करवाएगा, फिर थोड़ा ग्रो करेंगे, करते करते स्टैग्नेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब प्रोडक्ट कैसे है, इनिशियल स्टेज पे है, मैच्योर स्टेज पे है, डाउनफॉल पे है, कैसे। सेकंड है डिमांड सप्लाई गैप, हम ये चेक करेंगे कि भाई डिमांड है कि नहीं, ऑब्वियसली सीए का सीएफए का डिमांड है। अग्रेड सप्लाई, कि भाई आई अंडरस्टैंड हर जगह, हर आप गूगल करोगे तो भाई 50 टीचर मिल जाएंगे, बट फिर सप्लाई में ये प्रॉब्लम है कि आप ये चेक करोगे जो मैं चाहता हूँ वो सप्लाई दे रहा है कि नहीं। कोई बच्चे होंगे कि मेरे को एग्जाम से 6 महीना पहले कोचिंग चाहिए, ठीक है, मेरे को बस एग्जाम का, सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बोल दो, ले लो, मैं नहीं हूं वहां पे, आप कोई और के पास ही जाओगे। उस पर दो चीज होगा, एक हो सकता है उसका, हो सकता है सच में वो जो बोला है हो जाए, भगवान मतलब ही इज अ गॉड देन, ठीक है, हो जाए, पास हो गया, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट टेकिंग 1 मिनट फॉर टू एक्सप्लेन, मतलब अदर देन दिस, कि जो एबीसी एनालिसिस हम लोग बोलते हैं ना, आप क्या कर लोगे, मान लो एबीसी एनालिसिस में आप, आपको बोल दिया गया मैं एबीसी एनालिसिस, आपको एबीसी एनालिसिस कोई हार्ड नहीं, आप खुद बना लोगे। 5 साल का आप अगर पास्ट पेपर जैसा वगैरह देखोगे, आप अभी आप बना लोगे, 2 घंटा देना आपको, मेरे से अच्छा आप एबीसी एनालिसिस दोगे, आई एम गारंटिंग दैट, कोई भी दे देगा एबीसी एनालिसिस, और नॉन सीए विल आल्सो गिव यू एन एबीसी एनालिसिस। है कि आपको देख के बताना इंपॉर्टेंस क्या है, यही है। मान लो मैंने एबीसी एनालिसिस दे दिया, वहां से 60 मार्क्स आएगा गारंटीड है, और 40 मार्क्स आपको मतलब नहीं है, आप एक बार देख लिए, 40 मार्क्स मतलब नहीं है। सपोज आपने वो जो चैप्टर करके गया, आप चैप्टर करके गए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, एग्जाम में जाके समाउ आप कर नहीं पाए वो क्वेश्चन को, कुछ हो गया, कुछ ऐसा केस हो गया, कोई एक ट्रिक आया, आप यू हैव फ्रोजन, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, पैनिक कर जा रहे हो, आप क्या करोगे, कोई काम आया आप एबीसी एनालिसिस, आप
सी यू अंडरस्टैंड, यू कांट बी मतलब एकदम सुपर कंपोज और आप एकदम जाओगे, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा सब, इसलिए आप 100% अगर सिलेबस कंफर्ट करोगे, आई एम नॉट सेइंग 100% हर कुछ करना, अगर कवर करोगे तो आपको इजी क्या रहेगा ना, आता हुआ क्वेश्चन में अगर नहीं आएगा, आप दूसरे क्वेश्चन से करके एटलीस्ट एग्जाम क्लियर कर पाओगे। इंपॉर्टेंस आई अंडरस्टैंड कि सर ये एक क्वेश्चन चैप्टर है, इसमें 10 क्वेश्चन से 10 में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ट्रिक ज्यादा किसमें आ सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है आप ट्रिक उसमें डाल ही नहीं सकते हो, बट कुछ कुछ होते हैं जिसमें आप डाल सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंस अलग बात होगी, बट चैप्टर ही आप पूरा दोगे सर, बस मैं ये 5 चैप्टर करके मैं पास हो जाऊंगा, नहीं हो सकता, आप यू आर अ प्रोफेशनल मैन, ठीक है, वो बात का है। तो डिमांड सप्लाई गैप में थे हम लोग, डिमांड सप्लाई गैप में, तो डिमांड तो है, सप्लाई में भी यही है प्रॉब्लम, तो है गैप तो चलेगा, अगर मान लो गैप नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां पे गैप नहीं है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो वहां पे आपका वो इंडस्ट्री मतलब मैच्योर्ड हो गया, वहां पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी जैसे नेस्ले में मैगी, मैगी में कुछ भी लिया हो, पालक मैगी, फलाना मैगी, टमकाना मैगी, कुछ भी लिया हो, मैगी इंडस्ट्री इज मैच्योर्ड, ठीक है, तो आपको कुछ और प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, समझ आया। बैरियर्स बैरियर्स टू एंट्री मतलब आप कोई भी जो धंधा करना चाह रहे हो कोई भी सेक्टर में, उसमें कोई एंट्री बैरियर है क्या, जैसे कि अगर मैं एडटेक में आना चाहूँ, कोई एंट्री बैरियर है? ऑब्वियसली नो, अगर मेरे को पढ़ाना आता देन इट्स गुड, नहीं आता तो भाई कोई फायदा नहीं। फोर्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी, जो मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस ले आएंगे जो इफेक्ट करेगा इंडस्ट्री को, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, दिस आर वेरी गवर्नमेंट रेगुलेटेड, फार्मा सेक्टर हो गया, मतलब गवर्नमेंट कल कुछ भी पॉलिसी ला सकता है, आपको नहीं पता है, करेक्ट, मतलब आपको नहीं पता रहेगा कि रात को 12 बजे आप सो रहे हो, भाई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लिया है। फिफ्थ इसकी कॉस्ट, वो इंडस्ट्री में खर्चे कैसे हैं, व्हाट कैपिटल इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है वगैरह, वो सब देखना। एंड सिक्स इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे, जैसे अभी मान लो न्यूज चैनल जो है अभी एआई की मदद से क्या कर रहे हैं आप, यूज कर रहे जो एआई को जो यूज करके ला रहे, तो टेक्नोलॉजी वहां पे हेल्प हो रहा है, करेक्ट। सेकंड, आपने पहले इंडस्ट्री एनालाइज कर, तो पहले आप क्या करोगे, देखो पहले आप इंडिया को एनालाइज करो, फिर आप सेक्टर को टेक को एनालाइज करो, फिर आप एएससी को, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आप कर रहे हो इंडिया को एनालाइज, ठीक है, फिर आप कर रहे हो एडटेक को एनालाइज, ठीक है, फिर आप कर रहे हो एएससी को एनालाइज, ये हो गया मेरा इकोनॉमी एनालाइज, ये हो गया मेरा इंडस्ट्री एनालिसिस, जो कि सेक्टर भी बोल सकते हो, एंड ये हो गया मेरा कंपनी एनालिसिस, ठीक है। तो हमने इकोनॉमी कर लिया, हमने इंडस्ट्री कर लिया, नाउ लेट्स कम टू कंपनी एनालिसिस। कंपनी माने मेरा औकात क्या है, नेटवर्थ इज माय औकात, मैं बुक वैल्यू किया मतलब मैंने क्या, मेरा इक्विटी प्लस शेयर कैपिटल, ये जो होता है। मैं सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड का मतलब मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ, मैं क्या खुद का पैसा लगाया हूँ, लोन लिया हूँ, क्या किया वो बताओ, मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ वो पैसा, अगर मान लो मेरा 1 करोड़ मैंने बैलेंस शीट में एसेट है, भाई वो 1 करोड़ रुपया मैं जो लाया हूँ, चाहे लोन लिया हूँ चाहे मेरा खुद का पैसा लगा, वो 1 करोड़ लगाया खाऊं, मान लो ऑफलाइन सेक्टर्स में लगाया हूँ, लैपटॉप्स में लगाया हूँ, मार्केटिंग पे लगाया हूँ, कहीं भी वो 1 करोड़ में लगा खा रहा हूँ, दैट इज योर यूज ऑफ फंड्स। थर्ड इज में क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज मतलब मैं 6 महीना पहले कैसे था, साल भर पहले कैसे थे, उससे एनालाइज करो। क्रॉस सेक्शनल मतलब आप दूसरे कंपनी के साथ एनालाइज करो, दूसरे सेक्टर के साथ एनालाइज करो, ठीक है। फोर्थ साइज में कितना ह्यूमंगस हूँ, मतलब कितना बड़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, कैसा हूँ, ठीक है। अगर मैं बच्चा हूँ तो हैव अ ग्रोथ कैपेसिटी, मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर सकूंगा, अगर मैं ह्यूमंगस हूँ मेरा ग्रोथ उतना नहीं होगा, करेक्ट। अगर मैं बहुत पुराना हूँ तो मैं नया स्टाइल अप्रोच खराब हो जाएगा, मैं नया स्टाइल वाला हूँ तो मेरा साइज बढ़ेगा, करेक्ट। फिफ्थ इज कंपटीशन, अगेन हर जगह कंपटीशन है, चाहे आप इंडस्ट्री एनालाइज करो, इकोनॉमी एनालाइज करो, कुछ भी कंपटीशन कैसा है वो इज इंपॉर्टेंट, भाई कंपिटेटिव है कि नहीं, लोग मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि नहीं, अगर एज एन टेक टीचिंग इंडस्ट्री में देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, बच्चे देखते हैं, कभी बच्चे देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, कभी बच्चे और कुछ देखते हैं, तो बच्चों को क्लियर करने का मेरा जिम्मेदारी है, मतलब एज अ टीचर कोई भी हो, एज अ मेंटर हमारा जिम्मेदारी बताना, कंपटीशन विल बी देयर, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, मैं कोई का बुराई नहीं करना चाहूंगा, मेरा बुराई कोई नहीं कर, करेक्ट, सब अपने अपने जगह अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर है कि बच्चे को कौन अच्छा लग रहा है, करेक्ट।
तो दैट इज मतलब कंपटीशन में वो बेसिकली कंपटीशन में आप ये देखोगे कि भाई कौन है आपके कंपटीटर्स। फिर सिक्स इज मैनेजमेंट। भाई कंपनी जो एसी का मैनेजमेंट है वो कैसा है, मैं अभी मैनेजमेंट में क्या होगा, एज ए कंपनी में कैसे चला लो। सेकंड में बच्चे को डाउट्स कैसे सॉल्व करो, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, जो प्रोफेशनल, एक हो गया आप कंपनी को कैसे मैनेज करो, एक हो गया धंधे को कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैसे करो, ये दोनों एक मैनेजमेंट हो। तो कंपनी का पहले मैं नेटवर्क देखूंगा, सेकंड में यूज फंड्स को कहाँ से ला रहा हूँ, कहाँ यूज करो वो देखूंगा, थर्ड है कोई बैरियर्स टू एंट्री है कि नहीं, फोर्थ इज कंपटीशन देखूंगा, साइज देखूंगा, मैनेजमेंट देखूंगा और टाइम सीरीज एनालिसिस देखूंगा। ठीक है, ये सब कर लिया मैं। तो एनालिसिस कर लिए, एसी को आप समझ लिया, आपको लगा बेस्ट कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर दिए। अब आते हैं कंपनी, आपको पता ही है एसी लिस्टेड है, वी आर लिस्टेड इन एनएससी बीएससी। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर ये थियोरी। हाँ, हम कहीं लिस्टेड नहीं है, मेरा प्राइवेट कंपनी होगी। टेक्निकल एनालिसिस, अब मान लो आपको लगता है कि सीए बन गए हो, अब आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो आपको याद आएगा, अरे अमन सर ने तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस समझाया था। कुछ कुछ एजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस के। मतलब पहला कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को सब पता है, जैसे आरजे सर भी बोलते थे कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को आप कभी टोपी मत पहनाओ, मार्केट जो बोल दिया वो मतलब मम्मी पापा जो बोल दिया वही फाइनल है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट को सब पता है। सेकेंड, प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है, मतलब अप 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 डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं करेगा, एक ट्रेंड पे मूव करेगा। मतलब प्राइस को अगर ऐसे 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 ही जाएगा या ऐसे 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 ही जाएगा या ऐसे साइड मूव भी करेगा, ऐसे नहीं होगा ऐसा 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 ऐसा। मतलब बहुत वॉलेटिलिटी बहुत कम होगा, प्राइस एक ट्रेंड में मूव करेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये चीज वेरी वेरी करेक्ट। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कल जो हुआ था आज भी वही होगा, परसों जो हुआ था कल भी वही होगा। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थिंग्स विल बी सेम, strategies will come and go, technology will come and go, but the history will be there। जो हुआ है वही होगा। 1920 डिप्रेशन, 2011, 2008, कुछ भी पकड़ लो, 2018, 19 कोविड, सब बराबर है, सब एक है। आपको लगा कोविड में सब खत्म हो जाएगा, वी केम बैक, करेक्ट। तो हर चीज रिपीट होगा। इसमें एक डाउ थ्योरी होता है। व्हाट इज डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी बोलता है हायर प्राइस माने हायर हाई एंड हायर लो का मतलब होता है अप ट्रेंड। दिखा देता हूं मैं। मतलब मान लो ये ऐसा है, ये क्या हाई क्या हुआ, ये मेरा एक हाई है, ये एक मेरा हाई है, ये एक मेरा हाई है, ये एक मेरा हाई है। ये जो मान लो 1 2 3, अभी जो सेकंड वाला जो हाई बना मेरा वो फर्स्ट वाले से ज्यादा ऊपर बना, तो दैट इज माई हायर हाई। थर्ड वाला जो बना वो सेकंड से ऊपर बना, दैट इज माई हायर हाई। लो मतलब पहले एक ये लो था, ये लो ये लो ये लो, ये वाला जो लो बना पॉइंट बी में जो लो बना दैट इज हायर कंपेयर टू ए, करेक्ट। तो हायर हाई बना, हायर हाई हायर लोज माने अप ट्रेंड, ऑपोजिट होगा लोअर हाईज लोअर लोज माने डाउन ट्रेंड। ये डाउ थ्योरी बोलता है। एक इलियट वेव थ्योरी होता है, मतलब क्या, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव एंड करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव बोलता है उसको। ठीक है, क्या होता है वो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मान लो टैरिफ, ट्रम्प अभी रिसेंटली ट्रम्प ने टैरिफ का ऊपर नीचे किया, ठीक है। जब भी ट्रम्प ने टैरिफ दिया बना 90 डेज पॉज एक बार भूल जाते, टैरिफ ने जब भी डिक्लेयर किया, मार्केट क्या हुआ ना, मार्केट मान लो ऐसे 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 चल रहा था, मार्केट फटाक से ऐसा आया, डाउन 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 चला, डाउन 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 चला, ठीक है। बट क्या होगा, दिस इज इंपल्सिव, रिएक्ट हुआ, ठीक है। बट मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। आप सोचो, आप सोचो हर आप लेट्स चेक आउट स्मॉल एग्जांपल, आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है। आप क्या करोगे, आप 2-3 दिन बहुत रोगे 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 रोगे, फिर आप चौथा दिन सोचोगे अरे कुछ छोड़ दो अपने, चलो जाते, आपके दोस्त को लिया होगे, आप घूमने चल जाओगे, मस्ती करोगे करोगे, आप 5वां 7वां दिन 8वां दिन आप भूल जाओगे, ठीक है। आप अपना नेचर चेंज कर दोगे। वैसे अगर आप बहुत खुश हो, मान लो आप सीए बन गए हो, नौकरी अच्छा मिल गया सब, फिर आप बहुत ज्यादा 4-5 दिन 10 दिन खुश हो के बाद 11वां दिन अरे भाई मेरा सारा जिंदगी अच्छा चल रहा, क्या हो गया, फिर आप कुछ सोचोगे, फिर आपके लाइफ में कुछ आएगा, अरे भाई जॉब में मेरे को ओरिएंटेशन करना है, एचआर ने ये बोला वो बोला, मेरा दोस्त का नौकरी नहीं लगा उसको हेल्प करना, कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। दैट इज करेक्टिव मेजर। मतलब आप एकदम मतलब हमेशा वही फ्लो पे नहीं रह सकोगे, तो जो करेक्टिव मेजर है वो थोड़ा ऊपर लाएगा।
फिर नीचे ही है, डाउन ट्रेंड में ही अभी भी मेरा जो ट्रेंड है वो लोअर लो और लोअर हाईज ही है, आई एग्री विद दैट, बट आई एम सेइंग ये देखो, ये जो नीचे आया, ये जो सब ठीक है, ऊपर वाला देखो, ये जो ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली इसको ऐसे ऊपर जाना था बट नहीं जाएगा, दिस इज इम्पल्सिव। ये जो करेक्टिव मेजर से भाई कितना दिन मैं खुश रहूंगा, 2-5 दिन मेरे को दुखी भी रहने दो, ये जो दुखी हुआ दैट इज पॉइंट बी। आई नो दिस एग्जांपल कैन हर्ट समवन, कि आपको लगेगा भाई सर कैसे बोलो कहीं खुश के बाद दुखी होना, दैट इज ह्यूमन नेचर, ठीक है। आप जितना ही खुश हो जाओ आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा, दैट इज लाइफ, ठीक है। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट पे बात करती है, इतना हमें मोटिवेशनल नहीं चाहिए जिंदगी में, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया क्या, इलियट वेव समझ आया, इंपल्सिव करेक्टिव, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन मतलब एमसीक्यू में तो ये जरूर आ सकते हैं इंपल्सिव एंड करेक्टिव वाला में, ठीक है। ए बी सी 1 2 3 ऐसा होता है, वो आप देख लेना, ठीक है, समझ आया। बट वो नहीं भी देखने से चलेगा, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये क्या बोलता है, एक है सीरियल कोरिलेशन, एक है फिल्टर रूल टेस्ट, एक है रन टेस्ट, ठीक है। रन टेस्ट क्या होता है ना, नेगेटिव 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 एक डायरेक्शन, पॉजिटिव तो फिर नया डायरेक्शन चालू हो गया, प्लस माइनस तो एक नया डायरेक्शन, ये एक नया, मतलब साइनेज से डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब आपका अगर आपका बैलेंस नेगेटिव 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 नेगेटिव, आप बोलोगे नेगेटिव है, पॉजिटिव आ गया, फिर ट्रेंड चेंज हो गया, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, मतलब आप बोल सकते हो कि मार्केट कितना एफिशिएंट है वो आपको रन टेस्ट आइडेंटिफाई करेगा। अगर ट्रेंड फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है मतलब मार्केट कितना एफिशिएंट नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो रहा है तो मार्केट्स आर नॉट सो एफिशिएंट, ठीक है। फिल्टर रूल टेस्ट आप देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, वो सम्स में है, थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ। रन टेस्ट का थ्योरी आ सकता है तो मैं थ्योरी में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सीरियल कोरिलेशन फिल्टर रूल टेस्ट का थ्योरी नहीं आ सकता, वो सम आ सकता है, तो हम लोग सम्स में करेंगे। बट रन टेस्ट मैं देखा हूँ 2-3 बार आया हुआ है, तो मैं इसलिए रन टेस्ट समझा दिया, ठीक है। अब हम आए थे फाइनेंशियल रिस्क, जो बोले थे इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसमें गैप एक्सपोजर एंड बेसिस रिस्क। गैप एक्सपोजर मतलब क्या हो गया कि आपको 5 सपोज एसी को 5 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। एसी का एग्जांपल सब नहीं समझ पाओगे, मतलब एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट्स लिया है 5 साल का, ठीक है। मतलब 5 साल बाद उसको लौटाना है, मैंने एसी ने इन्वेस्ट किया, मान लो डिपॉजिट 5 साल के लिए डिपॉजिट लॉक इन किया मैं, तो 5 साल बाद लौटाएगा। वो उसने लोन दे दिया, क्या किया ना 7 साल में, मतलब एचडीएफसी बैंक के ये एसी है, ये मान लो सुरभि, ठीक है। एसी ने डिपॉजिट दिया तो एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट लिया और एचडीएफसी ने लोन दे दिया सुरभि को 7 साल के लिए 5 साल के लिए। अभी क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक का 5 साल बाद क्या हुआ, उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। मैं तो चल जाऊंगा 5 साल बाद कि भाई मेरा पैसा दे, बट एचडीएफसी बैंक सुरभि से जाके पैसा नहीं मांग सकेगा क्योंकि उसको 2 साल बाद और भी 2 साल है उसके पास। तो ये जो गैप है दैट इज माई एक्सपोजर, मतलब एचडीएफसी बैंक को 2 साल का रिस्क है, समझ आया। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हो सकता है कि भाई उसको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 2 साल के लिए उसको डिपॉजिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, या कुछ और करना पड़ेगा उसको। तो भाई अगर आज अगर उसने 4% में मेरे से लिया था, 7% में उसको लोन दिया था, ठीक है, मान लो ये हुआ था। अब मान लो कोविड वोविड आया, ऐसा आया तो आपका एफडी का रेट बढ़ गया। अब वो जो 2 साल के लिए रेट करेगा, अभी मेरे को पैसा देने के लिए उसको अभिषेक से मान लो डिपॉजिट लेना पड़ेगा कि भाई अभिषेक डिपॉजिट दे मेरे को, तभी तो वो मेरे पैसा चुकाएगा। अब 2 साल के लिए उसने लोन लिया, ठीक है। अभी 2 साल के लिए जब लोन लिया उसने लिया 5% पे, क्योंकि रेट बढ़ गया तो उसको 1% का तो नुकसान हो गया। उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है पहले 3% था, अभी 2% हो जाएगा। तो ये जो गैप एक्सपोजर है क्यों है, क्योंकि उसके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बराबर नहीं है, उसका जो ड्यूरेशन है बराबर नहीं है। समझ आया, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर आता है बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क मतलब क्या, आपने मेरे से तो 4% फिक्स पे ले लिया, पर जो सुरभि को दिया है वो वेरिएबल पे दिया है, फ्लोटिंग रेट पे दिया है, मतलब वो कभी अप डाउन भी हो सकता है, वो 7 का 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। समझ आया। बेसिस रिस्क में मतलब मैंने आपने मेरे एसेट साइड पे कोई दूसरा कैटेगरी पे दिया है,
लोन साइड पे कोई दूसरा कैसे कैटेगरी पे दी है, ठीक है। ये सिंपल एकदम एक लाइन पे मैंने समझाया है, अभी इस पे मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ आपको, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, करेक्ट। फिर आता है अब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया गैप एक्सपोजर है, मेरे को समझ में आ गया बेसिस रिस्क है, उसको हेज कैसे करोगे, वही ट्रेडिशनली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को सेम थिंग मैंने बोला, ये 5 और 7 नहीं करके वो 7 और 7 कुछ करेगा, या फिर वो एफआरए लेगा। जैसे एफआरए का क्वेश्चन था, आप अगर देखोगे मैंने मॉक टेस्ट पेपर जो डाला है उसमें लास्ट क्वेश्चन 6 का बी मॉडल सेट पेपर जिसमें एफआरए का क्वेश्चन है, आप एफआरए में जाओगे कि आपको जो डर लग रहा है आप उसको ही बाई कर लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपको डर है कि भाई इंटरेस्ट रेट भागेगा, पहले लॉक इन कर लोगे आप। मॉडर्न वेज क्या होता है, फ्यूचर खरीद लो आप इंटरेस्ट रेट का, ऑप्शंस खरीद लो, स्वैप्स खरीद लो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये समझ आया, समझ आया क्या, लगभग लगभग आई थिंक 1 घंटे का ये थ्योरी का नोट्स है, लेक्चर है। मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, अपना लैंग्वेज पे लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एफए में, व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years और इन माय स्टूडेंट लाइफ आल्सो, so that's not a big deal. I think we have covered almost everything. I am not saying 100% we have covered, but that was also not required. These are the some things which you can miss, और ये आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट आ जाएगा, अच्छा सर ने ऐसे ऐसे बोला, तो वो एग्जाम का आई विल से कि एफर से जब निकल रहे हो, ठीक है, घर पे गाड़ी में जब बैठे हो तब ये वीडियो जरूर देखो, दैट्स मोस्टली इट विल हेल्प यू। फिर जब एग्जाम एफएम का जाओगे एग्जाम देने, तब अपना बुक गो थ्रू कर लोगे, तब आपको टाइम नहीं लगेगा। आप जब गैप एक्सपोजर देखोगे ना तो ऐसे करके फटाक से निकल जाएगा, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। सो बेस्ट चीज जब एफआर एग्जाम दे के निकलो गाड़ी में, आपको कुछ भी आप जर्नी करो, आधा घंटा का तो जर्नी होगा, उसमें 2x पे देख लो, नो प्रॉब्लम। मैंने भी आई हैव सेट सुपर फास्ट, मैं बहुत धीरे धीरे नहीं बोला इसीलिए कि आपका 1 घंटा एकदम कुछ कुछ जहाँ पे मैंने अपना ज्ञानबाजी दिया वहां पे आप हट सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जहाँ पे आई हैव वेंट ऑफ द टॉपिक, रिमूव दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड, यू विल डू वेल, बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल यू नो अचीव सक्सेस, ठीक है। हो जाएगा, सब कुछ आराम से होगा, मस्ती से होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ।